ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ के राजवंशों का इतिहास, किसी समय मौर्यों का रहा, कुड़िंदों का रहा, समझ गया ना। मौर्यों के बाद आपका कुड़िंद आए, यहाँ पर कुड़िंदों ने मौर्यों की जैसे ही क्या ढील दी पड़ी होगी, फिर कुड़िंद आ गए, समझ गया ना। फिर कुड़िंदों के बाद कुछ समय कुड़िंद कमजोर हुए तो कुषाणु ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। कुषाणु से मुक्त हुए पौरव आए, समझ गया ना। पौरवों से मुक्त हुए हर्षवर्धन ने अपना आधिपत्य स्वीकार करा लिया इस क्षेत्र के लोगों से। जो भी राजा रहा होगा यहाँ का उनके अधीन रहा होगा। चंदू में भी तो रहे ना, मुगलों के अधीन रहे या नहीं चंद? रुद्रचंद ने खुद अकबर की जाकर के अधीनता स्वीकार करी थी, वैसा ही कुछ हुआ होगा। इस क्षेत्र में जो राजा रहा होगा वो भारत के जो चक्रवर्ती सम्राट रहा होगा उसे कर देते होंगे, ये व्यवस्था होगी। तो ये जो आपका क्या है, जो यहाँ का इतिहास है वो कुड़िंदों का है, पौरवों का है, कत्यूरों का है, चंद पवारों का है, गोरखों का है और अंग्रेजों का है, ठीक है। लेकिन इसके बीच बीच में जो आपके क्या है, भारत में जिनका शासन चल रहा होगा वो भी इन्वॉल्व हुए होंगे इसमें, यानी कि उन्होंने इन लोगों को अपने अधिकार में लिया होगा या अपनी अधीनता स्वीकार कराई होगी। इसीलिए जिक्र आ जाता है कि कुषाणु का भी आ जाता है। जैसे गौविसाण का किला है, उस पर कुषाणु के बहुत सारे अवशेष हैं, यानी कि वो लंबे समय तक क्या रहा होगा, कुषाणु के अधीन रहा होगा, ठीक है ऐसा। या फिर ये जो कालसी शिलालेख है अशोक का है, इस समय यहाँ कुड़िंदों का शासन चल रहा था तो अशोक अपना शिलालेख स्थापित कैसे करवा गया, इसका मतलब कुड़िंद किसके अधीन थे, अशोक के अधीन भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपके कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उत्तराखंड का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो कंपेयर तो भारत के इतिहास से ही करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा, समझ रहे हो। तो उत्तराखंड का जब हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनका इतिहास हम ऐतिहासिक काल में प्राचीन जो उत्तराखंड है उसका इतिहास हमें पता कैसे चलेगा। चलो बाद में तो कुछ मौलाराम ने लिख दिया, कुछ सुदर्शन शाह ने लिख दिया, कुछ फलाने ने लिख दिया, यहाँ के स्थानीय लेखक लिखने लग गए थे, समझ गया ना। भरत कवि ने कुछ लिखा, फलाने ने कुछ लिखा, बहुत सारे कवि यहाँ पर भी हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, संस्कृत में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, जिस भी भाषा में लिखा हो, समझ गए। लेकिन कुड़िंदों के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कुड़िंद उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति थे, सवाल है ना ये। या कत्यूरों के बारे में कैसे पता चला कि कत्यूरों ने पूरे उत्तराखंड को अपने आधिपत्य में रखा था। तो कुछ ना कुछ चीजें तो हमें चाहिए होंगी, पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, समझ गया ना। इससे महत्वपूर्ण है लेख, क्योंकि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो लिखित से ही पता चलेगा ना अधिकतर चीजें। किसे पता चलेंगे, लिखित साक्ष्यों से। ऐतिहासिक काल मतलब जिसके विषय में हम अधिकतर चीजें किससे जानते हैं, लिखित साक्ष्यों से। अब लिखित साक्ष्यों में क्या होते हैं, अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट, या प्रमाणित क्या होते हैं, अभिलेख सबसे प्रमाणित है, क्योंकि अभिलेखों को बदला या आपका तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, वो तो खुद दिख जाएगा। पत्थर में अगर आपने कहीं पर ऐसे अभिलेख शब्द लिखा है तो अगर इसमें कोई भी ओवर राइटिंग हुई होगी तो पता चल जाएगा ना, बाद में हुई होगी तो। अगर अभिलेख लिखा है, मान लो इसकी कार्बन डेटिंग कराई गई और पता चला कि यह अशोक के काल का था, तो इसका मतलब यह अभिलेख शब्द अशोक ने ही लिखाया है, ठीक है। तो जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुड़िंद, पौरव, कत्यूर, आरंभिक चंद और पवारों के विषय में हमें टोटल जानकारी अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। अभिलेख का मतलब क्या होता है, लिखित स्वरूप, जो चीजें लिखी हैं। अब लिखी कहां है, किताबों में नहीं लिखी है। इनके विषय में किताबों में लिखी हुई जानकारियां हमें भारतीय जो ग्रंथ है उन्हीं में मिलता है। जैसे कुछ महाभारत में मिल गया, कुड़िंदों के बारे में मिला था ना महाभारत में, सुबाहु, विराट, इनके बारे में महाभारत में लिखा था, रामायण में भी लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा है, मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, टॉमेली ने जो ज्योग्राफिका लिखी थी उसमें भी लिखा है, समझ गया ना। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें भी लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है उसमें भी लिखा है, जिक्र तो उनमें हुआ है। लेकिन ओवरऑल इनका कुड़िंद शासकों का शासन इस क्षेत्र में था, इनकी राजधानी यहां पर थी, इनका सबसे महान शासक अमोघभूति हुआ, कितने शासक हैं ये तो सब लेखों से पता चला है, समझ गया ना। और अभिलेख कई तरह के होते हैं। अभिलेख देखो क्या हो सकते हैं, शिलालेख। शिलालेख मतलब जो बड़ी बड़ी विशाल पत्थर की शिलाओं पर
लिखे गए हैं, जैसे काशी का, अशोक का शिलालेख। ठीक है, उसी के बगल में लाखा मंडल में, आगे यमुना की घाटी में थोड़ा अंदर जाकर के लाखा मंडल एक जगह है देहरादून में ही, वहां पर लाखा मंडल में यादव राजकुमारी ईश्वरा का भी लेख मिला है। तभी तो पता चला कि देहरादून की यमुना घाटी में कभी यादवों का भी आधिपत्य रहा। समझ रहे हो? तो ये तो आपका क्या है, शिलालेख जो शिलाओं पर लिखे गए। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण शिलालेख किसके हैं? अशोक का, मौर्य सम्राट, कालसी शिलालेख, और राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख। ये दो अभिलेख हैं जो पत्थर की शिलाओं पर है। समझ गया ना? इसके अलावा आपसे कहे मुद्रा लेख बहुत महत्वपूर्ण है। कुड़िंदू का तो सारा इतिहास ही मुद्राओं से अनुमान लगा करके लिखा है। कितने शासक थे ये हमें पता चलता है, अमोघ भूति महान था ये पता चलता है, इन्होंने आपके क्या चांदी के सिक्के चलाए ये हमें पता चलता है। समझ गए ना? इनकी सीमाएं कहां से कहां तक थी ये हमें पता चलता है। सब मुद्राओं से अनुमान लगा करके लिखा है कुड़िंदों का जितना भी इतिहास है। इनके बस नाम ये है कि हाँ किसी में, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुलुन शब्द लिखा है, समझ गया ना? और इसमें आपका पुलिंद शब्द आया है किसमें? अशोक के शिलालेख में। कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, ऐसा तो है, लेकिन इनके बारे में कोई विस्तार से कहीं लिखा नहीं है। विस्तार हमने बनाया है कि हाँ इनकी मुद्राएं हमें पूर्व में आपका अलकनंदा नदी से, अल्मोड़ा से लेकर के पश्चिम में सतलज नदी तक मिली है। तो हमने कहा कि कुमाऊं से लेकर के कांगड़ा तक इनका शासन था। ऊपर आपके श्रीनगर से लेकर के नीचे बेहट, जिसे आज हम सहारनपुर बोलते हैं, वहां तक मिली है। तो हमने कहा उत्तरी सीमा हिमालय थी, नीचे की सीमा बेहट बिजनौर तक थी। तो ये अनुमान ऐसे लगा। ठीक है, सबसे महान शासक अमोघ भूति था, यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसकी मुद्राओं पर लिखा ही ऐसे है, सबसे ज्यादा मुद्राएं उसी की मिली हैं और सबसे महंगी मुद्राएं भी उसी की हैं, महंगी धातु की। तो हमने कहा यही महान रहा होगा, इसीलिए इसी की हैं। उसके अलावा इसके 8 राजाओं का पता चला है। कितने? 8 राजाओं। समझ गया ना? एक तो अमोघ भूति हो गया, एक शिवदत्त है, एक शिवपालित है, एक हरिदत्त है, एक आपका भागवत है, एक गौमित्र है, एक आसेक है, एक विजय भूति है। ये 8 शासक मिले हैं और 8 के 8 का जिक्र इन मुद्राओं पर है। तो हमने कहा कि इनके 8 शासक हुए। तो कुड़िंदों का तो सारा का सारा इतिहास किससे मिला हमें? मुद्रा लेख। ठीक है, आप कहोगे मुद्रा लेख सुमाड़ी से मिले हैं, मुद्रा लेख अल्मोड़ा से मिले हैं, मुद्रा लेख श्रीनगर से मिले हैं, कई जगहों से मुद्रा लेख मिले हैं जिनसे प्राचीन उत्तराखंड के राजनीतिक शक्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक का। ठीक है, उसके अलावा अभिलेख क्या हो सकते हैं? मंदिर लेख, मंदिर की दीवारों पर। समझ गया ना? मंदिर की दीवारों पर लेख लिखे हैं श्लोक के रूप में या किसी और जो उस समय भाषाएं प्रचलित थी। समझ गया ना? जिस समय में जो भाषा प्रचलित रही उसमें लिखे। किसी में संस्कृत में लिखे हैं, किसी में संस्कृत में लिखे होंगे तो भाषा संस्कृत रही होगी, लिपि क्या रही होगी? देवनागरी। अगर भाषा प्राकृत रही होगी तो लिपि क्या रही होगी? ब्राह्मी। लिपि क्या रही होगी? ब्राह्मी, क्योंकि प्राकृत भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। जैसे अशोक का शिलालेख अगर आपसे पूछे किस भाषा में लिखा गया है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अलग अलग समझते हो। जैसे संस्कृत और हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, प्राकृत को किस में लिखा जाता है? ब्राह्मी लिपि। अगर आपसे पूछे अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, कालसी, तो आप प्राकृत लिखोगे। अगर पूछा जाएगा कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो आप ब्राह्मी लिखोगे। समझ गया ना? क्योंकि भाषा प्राकृत है, लिपि क्या है? ब्राह्मी है। समझ गया ना? तो जिस समय जो भी है उसमें लिखा। अब मंदिरों में आप देखोगे गोपेश्वर का जो शिव मंदिर है, चमोली का गोपेश्वर का जो मुख्य मंदिर है उसकी दीवारों पर लेख है। समझ गया ना? ऊपर जाओगे काली मठ, काली मठ आपका जो ऊपर सोनप्रयाग पड़ता है उसके करीब है, रुद्रप्रयाग जिले में। जब केदारनाथ की तरफ निकलते हैं, समझ गया ना, अगस्त मुनि से ऊपर केदारनाथ की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में काली मठ है एक, समझ गया ना, जो अपनी
किसके लिए? आपके जो कहते हैं ना कि जो तांत्रिक विद्याएं थी उसके लिए प्रसिद्ध थी। समझ गया ना? जदमठ प्रेत शिला बोलते हैं ना, हाँ, ये सब किसकी शिलाएं होती थी? तांत्रिकों की, आत्माओं को नियंत्रित करने की, उसके लिए जाना जाता है। उसके अलावा आपका जो केदारनाथ मंदिर है, इसकी दीवारों पर भी लेख लिखा है, जिनसे हमें प्राचीन कई राजाओं के या उस समय के समाज के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अभिलेख किस पर लिखे हैं उत्तराखंड में? त्रिशूल पर। 2 जगहों से उत्तराखंड में त्रिशूल भी मिले हैं, त्रिशूल पर भी लेख मिले हैं। एक गोपेश्वर के शिव मंदिर में, और एक मिला है कहां? आपका उत्तर काशी, जिसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट था। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बाड़ाहाट का, उसके प्रांगण में त्रिशूल है, बहुत बड़ा, उस पर लेख है। तभी तो हमें पता चला गोरखा शासक क्या अशोक चल्य जैसे लोग भी यहाँ पर आक्रमण करने आए थे, और उन्होंने इस क्षेत्र को, कराचल्य है, अशोक चल्य है, समझ गया ना, ये सब क्या इस क्षेत्र को जीते, ये इन अभिलेखों से पता चला है। ये लेख हैं, इनमें जो चीजें लिखी हैं वो हमारे लिए सूचना है, इस काल में ऐसा हुआ था, तभी तो ऐतिहासिक काल लिख रहे हैं इसको। समझ गया ना? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जिस इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं वो इतिहास हमें पता कैसे चला? इनसे चला। कुड़िंदू का इतिहास हमें इनमें से ही किसी से पता चला होगा, कत्यूरों का इतिहास हमें इनमें से ही किसी से पता चला होगा, पौरवों का इतिहास इसी में से किसी में से पता चला होगा, आरंभिक चंद और पवारों का इतिहास भी इसी में से किसी में से पता चला होगा। समझ गया ना? इसीलिए तो हमने कभी भी पढ़ाते समय बोला है कि उत्तराखंड का आरंभिक इतिहास प्रमाणित नहीं है, वो सब क्या है? आपका अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसीलिए आप अगर बद्रीदत्त पांडे को पढ़ोगे, शिव प्रसाद डबराल को पढ़ोगे, हरिकृष्ण रतूड़ी को पढ़ोगे, समझ गया ना, तो आपको पता चलेगा कि एक ही चीज के बारे में ये अलग लिख रहा है, ये अलग लिख रहा है। राहुल सांकृत्यायन अलग लिखता है, एटकिंसन अपने गजेटियर में अलग लिखता है। क्यों? जिसको जैसी मौखिक सूचना मिली उसने वैसा लिखा, क्योंकि प्रमाणित तो कुछ है ही नहीं ना कि हाँ भाई ये प्रमाणित है कि अमोघभूति कुनिंद शासक था, ये तो प्रमाणित है। सब पुस्तकों में अमोघभूति को कुनिंद शासक ही लिखा होगा, किसी ने भी पौरव नहीं लिखा होगा। कैसे लिखेगा? क्योंकि मिली है ना मुद्रा, और उस मुद्रा में लेख है, अब प्रमाणित हो गया। मुद्रा की कार्बन डेटिंग कराई तो उसी काल की निकली। समझ गया ना? ईसा से 150 वर्ष पहले से लेकर के ईसा के 200 साल बाद तक 350 साल का जो समय है उसी के बीच की कहीं है, तो सीधी सी बात प्रमाणित हो गई। बद्रीदत्त पांडे उसे दूसरी जगह क्यों लिखेंगे? अब किसी शासक के विषय में कहावत ही है। अब अगर आप कुमाऊं में आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो लक्ष्मी चंद है उसका जो क्या था, सेनापति था, समझ गया ना, वो गेंडा सिंह था, और उसने हराया खतड़ुआ को। गढ़वाल में जाओगे तो पता चलेगा कि वो कहेंगे कि क्या गेंडा सिंह हमारा था, खतड़ुआ उनका था, है ना? अब हो गया ना यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन इतिहास में, क्योंकि एक कहावत है। अब लिखा कहीं पर नहीं, प्रमाणित कहीं पर नहीं है। अगर कहीं पर प्रमाणित होता, मान लो उसी समय लक्ष्मी चंद ने जिस समय गेंडा सिंह को भेज करके खतड़ुआ को हराया था, उसी समय विजय स्तंभ बना देता यहाँ पर चंपावत में, लेख लिखवा देता या अल्मोड़ा में, तो प्रमाणित हो जाता ना। तो उसके लिए क्या हमें कहीं से कहावतों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कहावतों में, कहा सुनी में लिखा गया इतिहास है, इसलिए आरंभिक इतिहास प्रमाणित नहीं है। खासकर 37वें चंद शासक और 34वें पवार शासक से पहले का जो भी ऐतिहासिक काल है वो सब इनसे सूचनाएं लेकर के, कहावतों को सुन करके, विभिन्न स्थानों के नामों को जोड़ करके इस तरीके से इतिहास लिखने का काम किया है। चाहे वो बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा हो, चाहे रतुड़ी ने गढ़वाल का लिखा हो, या फिर शिव प्रसाद डबराल ने पूरे उत्तराखंड का इतिहास लिखा हो। ये जो इतिहास हैं सारे उत्तराखंड के जो आप पढ़ रहे हो, जिससे आपसे पूछा जा रहा है, उनके स्रोत ये हैं सब, समझ रहे हो? और बहुत सारी जनश्रुतियां, कहावतें। तो इसमें त्रिशूल लेख गोपेश्वर और कहां? बाड़ाहाट। बाड़ाहाट का वर्तमान नाम अब उत्तरकाशी हो गया, आपको पता ही होगा, है ना? उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मूर्ति पीठिका लेख भी मिले हैं, यानी कि मूर्तियों की पीठ पर कुछ लेख लिखे हैं। ये 2 जगह से मिले हैं। एक आपका मूर्ति पीठिका मिला है देवलगढ़ से। देवलगढ़ अजय पाल ने राजधानी बनाई थी ना, पवारों की राजधानी। यहां से तो फिर इतिहास
लगभग ठीक ठाक मिलना शुरू हो जाता है। समझ गया ना। जो देवलगढ़ का राजराजेश्वरी मंदिर है, नंदा देवी उनकी कुल देवी का, अजयपाल ने बनाया था। देवलगढ़ के सबसे टॉप पर नाद गुफाएं हैं और ये आपका राजराजेश्वरी मंदिर है, यहाँ की मूर्ति। और यही पौड़ी में एक जगह और है, कोलसारी। क्या है? यहां से 2 जगहों से मूर्तियों के पीठ पर लिखित लेख मिले हैं, जिनसे हमें कई चीजों का पता चलता है। उसके अलावा देखो और अभिलेख क्या होते हैं? शिलालेख हो गया, मुद्रा हो गया, मंदिर लेख हो गया, त्रिशूल हो गया, मूर्ति पुटिका हो गया। अभी सुनो, गुफा लेख। उत्तराखंड में गुफा लेख भी मिले हैं। समझ गया ना। कहां से? देवप्रयाग में जो क्या है, देवप्रयाग में जो गुफा है, समझ गया ना, जिसे वामन गुफा कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो क्या था, वामना अवतार था विष्णु का, समझ गया ना, जिसमें उन्होंने बलि से क्या मांगे थे? 3 पग भूमि मांगी थी, वो देवप्रयाग में हुआ, ऐसी कहावत है। उस गुफा में कई सारे अभिलेख हैं, वो प्राचीन काल से लेकर के बाद तक के हैं। प्राचीन अभिलेख हैं जो प्राचीन काल के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। जो नए अभिलेख हैं वो शायद बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों ने अपने विश्राम के दौरान लिख गया है, कोई ना कोई कुछ जाते जाते। आप भी तो लिख देते हो सार्वजनिक जगहों पर कोयले से, नहीं लिख देते हो? समीरा लव, समझ गया ना। कोई लिख देता है क्या, रवीना तू मेरी है, लिखते हैं ना। ये मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है भारतीयों का। सार्वजनिक जगह देखी नहीं, कुछ भी कोयला जैसा पकड़ा और उस पर लिख दिया अभिलेख। समझ गए ना। पृथ्वी प्रलय हो जाएगी तो कहेंगे कि क्या मोहब्बत की निशानियां छोड़ के गए थे लोग। समझ गया ना। हर सार्वजनिक जगहों पर ये नाम मिल जाते हैं, मिलते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही समझ गया ना। आते जाते लोग अपने उसमें जो भी अपने अनुभव थे उनको लिख के गए। कहां? देवप्रयाग की गुफा से। गुफा लेख है। इसके अलावा एक गुफा लेख मिला है कल्पनाथ से। कहां से? कल्पनाथ, जो आपके क्या है, पंच केदारों में से एक है। ये 2 स्थानों से आपके क्या मिले हैं? हाँ, गुफाओं पर लेख मिले हैं। गुफाओं के अंदर जो लिखित आपकी चीजें लिखी हैं उनसे भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती। उसके अलावा लेख होते हैं आपके लेख भी, ये भी अभिलेख है। अभिलेख का मतलब क्या बोला मैंने? कोई चीज जो लिखित लिखी है। समझ गया ना। क्योंकि पहले लेखन सामग्री थी नहीं, तो लोग पत्थरों पर खुरेच करके लिख देते थे, मुद्राओं पर सांचा ढलवाते समय लिख देते थे, मंदिरों की दीवारों पर लिख देते थे, त्रिशूलों पर लिख देते थे, या मूर्तियों की पीठ पर लिख देते थे, या गुफाओं की जो सपाट दीवार है उन पर लिख देते थे। अब ईंट पर भी लिखे। ईंट पर लेख देहरादून के बड़वाला और एक जगह नैनीताल से भी मिले। देहरादून के बड़वाला और नैनीताल से भी लेख मिले। ठीक है, ये अभिलेख है। और इन अभिलेखों में एक अभिलेख जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे उत्तराखंड के इतिहास के सबसे ज्यादा रहस्य उद्घाटन होते हैं, वो है ताम्रपत्र। क्या है? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र बहुत ज्यादा मिले हैं उत्तराखंड में। पवार और चंदों के विषय में तो सबसे ज्यादा जानकारियां हमें प्राचीन किससे मिलती हैं? ताम्रपत्रों से मिलती हैं। उसके अलावा कत्यूरों का इतिहास हम जानते ही इनसे हैं। समझ गया ना। पांडुकेश्वर से जो क्या मिले हैं? ताम्र, उनसे ताम्रलेख। समझ गया ना। और आपके कत्यूर, आरंभिक चंदों और पवारों के विषय में ताम्रपत्रों से बहुत सारी जानकारियां मिलती। अब ताम्रपत्र कैसे लिखाते थे? सुनो, ताम्रपत्र लिखाने के दौरान होता यह था कि ताम्रपत्र अधिकतर लिखा गए हैं भूमिदान के केसों में। किस पर? भूमिदान। जब भी कोई राजा किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए भूमिदान देता था, जिसे आप गूंठ या सदावर्त बोलते हो, या किसी सैनिक को उसकी वीरता के लिए क्या देता था? जागीर। समझ गया ना। तो हमेशा वो राजा, क्योंकि ये जो भूमिदान होती थी ये वंशानुगत होती थी, अगली पीढ़ी को भी जाएगी। अब राजा बदल गया, दूसरा राजा है, उसने टैक्स लगा दिया, तो उसके पास क्या सबूत रहेगा?
आज भी अगर आप किसी से भूमि लेते हो, समझ गया ना, तो रजिस्ट्रार कार्यालय में उसकी रजिस्ट्री करा के आते हो या नहीं, वहां अपने अभिलेख लिखवा के आते हो नहीं। 5वीं पीढ़ी में भी आपकी भूमि वाला आपके उससे जाएगा देखने के लिए, तो अभिलेखों में लिखा होगा वहां फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति से ली है ये जमीन, इतनी जमीन ली है, इतनी जमीन है, ये लिखा होगा ना, तो आपके पास प्रमाण है। वैसे ही जब भी राजा किसी को भूमिदान करते थे तो ताम्रपत्र जरूर लिखते थे। मतलब एक जो लोहार होता था या तांबे का काम करने वाला टमोटा होता था, वो तांबे की प्लेट काटता था, चौखट, और उस पर खुरेज करके लिखा जाता था कि सन इतने इतने में या इस तिथि को इस राजा द्वारा इस व्यक्ति को इतनी भूमि गूंठ या सदावर्ती के रूप में दान दी गई। अब राजा की 10 पीढ़ियां चली गई, अगली पीढ़ी वाला आया, ये व्यक्ति फ्री में कैसे जी रहा है भाई, इससे टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसकी भूमि फ्री में क्यों है, तो उसका जो वंशज है वो कहेगा देखो ये ताम्रपत्र है, तुम्हारे पोत परदादा हमें भूमि दान में दे गए थे क्योंकि उनने वीरता करके तुम्हारे दादा की जान बचाई थी या युद्ध में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो भी है, इसलिए ताम्रपत्र। अब ताम्रपत्रों में जगह का नाम, समझ गए ना, तिथियां और किस वजह से दिए गए हैं, कई सारी चीजें लिखी हुई मिलती थी, इसीलिए ताम्रपत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ताम्रपत्र तो कई होंगे, हम इतिहास में उनका जिक्र करते रहेंगे। ताम्रपत्र वैसे पांडुकेश्वर है, कंडारा है, समझ गया ना, बैजनाथ है, चंपावत है, यहां से जो ताम्रपत्र मिले हैं वो हमारे उत्तराखंड के इतिहास जानने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, कौन से, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ, ये हमारे लिए क्या है, इतिहास जानने के, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यही है, समझ गया ना, जो एक लंबे चौड़े इतिहास को हमें बताते हैं। ये इतिहास हमारे ऐतिहासिक काल को बताने वाले स्रोत हैं, इन्हीं से हमारे उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। ठीक है, बद्री दत्त पांडे ने 1928 में लिखा ना कुमाऊं का इतिहास, तो बद्री दत्त पांडे चंदू के विषय में कैसे लिख रहे हैं, जानकारियां मिली होंगी तभी तो लिख रहे हैं, और जानकारियां यहां से ली। कोई बद्री दत्त पांडे क्या 1000 साल के आदमी थोड़ी थे जो वो देखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, समझ गया ना, इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे, जो वस्तु प्राप्त हुई है उसमें देखा